प्रधानमंत्री ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आपदाओं से निपटने में स्थानीय ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सड़क सुरक्षा परिषद की करेंगे बैठक। सड़क दुर्घटना रोकने और लोगों को जागरूक करने पर बनेगी रणनीति। कल चिकित्सकों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। चतरा में कल 65 लाख के इनामी 5 नक्सली मारे गए। पुलिस महानिदेशक ने कहा, सुरक्षा बलों के लिए यह बड़ी सफलता। और धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मनाई जा रही है महावीर जयंती। रांची में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदाओं से निपटने में स्थानीय ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑकेजन ऑफ द 5th एडिशन ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI 2023 is indeed a special one. Friends, the CDRI arose from a global vision. In a closely connected world, the impact of disasters will not just be local. Disaster in one region can have a big impact on a completely different region. Therefore, our response has to be integrated, not isolated. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक करेंगे। बैठक में सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने और लोगों को जागरूक करने पर चर्चा होगी। इस दौरान विशेष तौर पर गोल्डन आवर पर रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि दुर्घटना के बाद पहला घंटा बेहद नाजुक होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल रांची स्थित रिम्स सभागार में 172 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। सरकार के अपर सचिव की ओर से नवनियुक्त डॉक्टरों को पत्र जारी किया गया है। डॉक्टरों को 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, वैध पहचान पत्र के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में कल रांची में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद श्री प्रकाश ने कहा कि प्रखंड और जिला स्तरीय प्रदर्शन के बाद अब भाजपा कार्यकर्ता राजधानी रांची में विशाल प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है। पार्टी की ओर से 11 अप्रैल को प्रदर्शन और सचिवालय का घेराव किया जाएगा। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में शराब घोटाले के बाद अब होलोग्राम घोटाला भी हो रहा है। श्री मरांडी ने एक ट्वीट कर कहा कि 7 वर्ष से होलोग्राम सुचारू रूप से सप्लाई कर रहे कंपनी को हटाकर पिछले वर्ष मार्च में एक निजी कंपनी को काम दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस काम में काफी लेन देन हुआ है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी। इस कड़ी में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे आज रांची पहुंच रहे हैं। श्री पांडे 13 दिनों तक राज्य में कैंप करेंगे। वे कई जिलों में पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 14 अप्रैल से भाजपा के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पूरे राज्य में जन जागरण अभियान चलाएगी। पार्टी की ओर से 29 और 30 अप्रैल रांची में अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कड़ी में कल हुगली जिले के रिसरा रेलवे स्टेशन में पथराव की घटना घटी। इसके बाद रेलवे के रिसरा रेलवे स्टेशन से चलने वाली और आने वाली सभी स्थानीय और मेल एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित करने का फैसला किया है।
पथराव की ताजा घटना और वाहन में आग लगाने की घटना के बाद इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया और स्टेशन से आने जाने वाले सभी लोकल और मेल एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित करना पड़ा है। ट्रेनों के संचालन को रोकने के बाद यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर देर रात ट्रेनों का संचालन फिर शुरू कर दिया गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। रविवार को हुगली में भारतीय जनता पार्टी की शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़प के एक दिन बाद ये घटना सामने आई। राज्य सरकार के बाद में निषेधात्मक आदेश भी जारी किए गए और पूरे जिले में इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया। रामनवमी के दौरान हावड़ा में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग को जांच सौंपी। पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी सुनील चौधरी की अगुवाई में एक विशेष टीम ने जांच शुरू की है। बिहार के बिहार शरीफ और सासाराम के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। संस्थान और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। अब तक 173 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नालंदा की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा वहां पर आयोजित किए जाने वाले कुंडलपुर महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। सासाराम में जिला प्रशासन के द्वारा हिंसा प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा यहां पर 2 एसएसपी और 1 आरएएफ की कंपनी यहां पर तैनात कैंप कर रही है। बिहार शरीफ में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 17 लोग घायल हो गए हैं, जबकि सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा में 6 लोग घायल हो गए। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जेएस गंगवार ने कहा कि प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। बड़ी संख्या में यहां से लोगों के पलायन पर बोलते हुए एडीजी पुलिस जीएस गंगवार ने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है। विसर्जन जुलूस के दौरान झड़प के बाद साहबगंज शहर अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कल एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने एक धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद शहर में कई जगह पथराव हुआ। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने कल इंटरनेट सेवा बंद कर दी। उधर आरोपी को पकड़ने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 घंटे जाम रहा। डीआईजी सुदर्शन मंडल समेत कई अन्य पुलिस अधिकारी साहबगंज में लगातार कैंप कर रहे हैं। जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च कर जिलेवासियों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। जिले के उपायुक्त ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में सदैव साहिबगंज जिले के प्रबुद्ध एवं युवाओं द्वारा हमेशा सामंजस्य बनाकर प्रशासन के साथ कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 6 अप्रैल को होगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं कोविड अपडेट पर। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की दूसरी G20 सशक्तिकरण बैठक आज से केरल के तिरुवनंतपुरम में चल रही है। की जाएगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजुपारा महेंद्र भाई इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक का विषय महिला सशक्तिकरण, समानता और अर्थव्यवस्था के लिए एक लाभप्रद स्थिति है। बैठक की शुरुआत महिला सशक्तिकरण द्वारा आर्थिक समृद्धि, ब्रिस्बेन लक्ष्यों की ओर विषय पर एक पूर्ण सत्र के साथ होगी।
इसके बाद कई पैनल चर्चाएं होंगी। इन विचार विमर्शों के मुख्य पहलुओं में मार्गदर्शन एवं क्षमता निर्माण के जरिए महिला उद्यमशीलता को आगे बढ़ाना, बाजार तक पहुंच एवं वित्त पोषण, कारोबार को आगे बढ़ाने में STEM, शिक्षा एवं नवाचार की भूमिका, जमीनी स्तर सहित सभी स्तरों पर नेतृत्व को सक्षम बनाना, महिला सशक्तिकरण के लिए एक मानसिक एवं निवारक स्वास्थ्य सहित समग्र कल्याण, गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ शिक्षा, डिजिटल प्रवाह और आजीवन सीखने की प्रक्रिया में निवेश को बढ़ाना और वैज्ञानिक और कामकाज के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना शामिल है। आज होने वाले कार्यक्रमों में स्कूल से कार्यस्थल की ओर बदलाव को संभव बनाना और करियर विकास के अवसर, देखभाल संबंधी अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करने हेतु एक सक्षम बुनियादी ढांचे में निवेश, महिला सशक्तिकरण के लिए कॉर्पोरेट संस्कृति की दिशा में कदम जैसे विषयों पर पैनल चर्चा के रूप में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया जाएगा। 6 अप्रैल को आयोजित समापन सत्र प्रमुख निष्कर्षों की पहचान करने और G20 की सशक्तिकरण संबंधी प्राथमिकताओं पर आम सहमति के बिंदुओं के अनुरूप कार्रवाई करने पर केंद्रित होगा। चतरा जिले में कल सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 65 लाख रुपए के इनामी 5 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया गया। राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता है। और जो हम लोगों का ये नक्सल विरोधी कार्यक्रम जो चल रहा था, अभियान चल रहा था, उसी की कड़ी में ये एक इंसिडेंट है जिसमें कि मतलब हम लोग ने जो काफी नामी नक्सली जो थे, मेंबर थे, उनको न्यूट्रलाइज करने में सफलता प्राप्त की है। और अगर क्रमवार और उनके विस्तार से उनको बारे में बताया जाए तो उसमें अभी 5 लोग जो हैं वो इस एनकाउंटर में न्यूट्रलाइज हुए हैं, जिसमें 2 जो थे वो स्पेशल एरिया कमेटी सैक मेंबर जिसको कहा जाता है, गौतम पासवान और चार्लिस उरांव थे। इन लोगों के ऊपर में पहले से ही पूर्व से 25-25 लाख रुपए का इनाम सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। इनके अलावा 2 और मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं बल्कि, नंदू उसके अगेंस्ट में 5 लाख का इनाम था, अमर गंजू उसके अगेंस्ट में भी 5 लाख का इनाम घोषित था और संजीवन उर्फ संजीत भुइया जो था इसके अगेंस्ट में भी 5 लाख का इनाम घोषित था। ये सभी सब जोनल मेंबर्स थे। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल दुंदुरिया स्थित बस डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने बस डिपो में कबाड़ हो चुके बसों को 1 सप्ताह के अंदर नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बसों की नीलामी के बाद जमीन पूरी तरह से खाली हो जाएगी, जिसके बाद निर्माण कार्य किया जा सकेगा। जो शहर के इस पोर्शन के लोग हैं जिनको बहुत सारी अपनी डिमांड से जो उनके नीड के अनुसार एक असेसमेंट किया गया, उसके तहत जो यहाँ पर एक पार्क वगैरह का निर्माण कराते हुए ओपन जिम का भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक चीज़ जो बहुत समय से एक डिमांड चल रहा था, वो नगर परिषद अध्यक्ष महोदय के द्वारा ही बताया गया कि यहाँ पर मैरिज हॉल का बहुत डिमांड है। तो मैरिज हॉल का भी जो है यहाँ पर एक निर्माण कराया जाएगा, जो लोगों के लिए कम दाम पर सारी सुविधाएं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इनकी बर्तन बैंक के भी एक अपने इनिशिएटिव इन्होंने लिया हुआ है, बर्तन वगैरह सुविधा उपलब्ध कराते हुए कम से कम खर्च में लोगों को शादी वगैरह की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण इसी महीने प्रसारित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी 2018 को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हमें सतर्क और जागरूक रहना होगा। जब हम पब्लिक सेफ्टी की बात करते हैं तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, प्रोएक्टिवनेस और दूसरा है प्रिपेयर्डनेस। सेफ्टी 2 प्रकार की होती है, एक वो जो आपदा के समय जरूरी होती है, सेफ्टी ड्यूरिंग डिजास्टर्स, और दूसरी वो जिसकी दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती है, सेफ्टी इन एवरीडे लाइफ। अगर हम दैनिक जीवन में सेफ्टी को लेकर जागरूक नहीं है, उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपदा के दौरान इसे पाना मुश्किल हो जाता है।
राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में कहीं कहीं तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार आगामी 9 अप्रैल तक आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष काजल यादव ने राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को अपने कार्य के निष्पादन में आ रही विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। रांची से सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने उन्हें परीक्षा पे चर्चा से जुड़ी चित्रकला प्रतियोगिता, श्री अन्य होली मिलन समारोह, सांसद खेल महोत्सव सहित अपनी अन्य राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से अवगत कराया। पलामू पुलिस और टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच छतरपुर थाना क्षेत्र के हुलसुम जंगल में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली अपना दैनिक उपयोग का सामान छोड़कर भाग निकले। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्रियां बरामद की। गिरिडीह में 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गांडे थाना क्षेत्र के प्रेमचंद्र मंडल, शिवचरण मंडल, मिथुन मंडल और जामताड़ा जिला के आनंद मंडल शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 18 मोबाइल, 40 सिम कार्ड और 2000 रुपए भी बरामद किया है। मानव तस्करों द्वारा बहला फुसलाकर महानगरों में ले जाई गई खूंटी जिले की 5 बच्चियों का पुलिस ने रेस्क्यू किया है। इन बच्चियों को दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा से रेस्क्यू कर 5 बच्चियों को खूंटी लाया गया है। रेस्क्यू की गई इन बच्चियों में 3 नाबालिग हैं। खूंटी लाए जाने के बाद इन्हें CWC के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी अभिरक्षा में आशा किरण में रखा गया है। हजारीबाग जिले के बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र के बस पड़ाव से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला और एक पुरुष को 35 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आम जनमानस के समस्याओं के समाधान को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं सुनी और उनके जल्द निष्पादन का भरोसा दिलाया। सदर अस्पताल खूंटी में रक्तदान शिविर आयोजित कर आमजनों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया गया। जिले के उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि रक्तदान के पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। हजारीबाग जिले के बड़का गांव के रेडारी पथ के दोहरवा महटिकरा के समीप विपरीत दिशा से आ रहे मोटरसाइकिल में हुए भिड़ंत के बाद 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की इलाज के लिए रांची ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने टॉक टू डीसी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रज्ञा केंद्रों के साथ क्लस्टर लेवल फेडरेशन और विलेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ विभिन्न पंचायतों के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के साथ कई मामलों में अधिकारियों को जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ आज महावीर जयंती मनाई जा रही है। महावीर जयंती पर राजधानी रांची में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें महिला, पुरुष, युवा और बच्चे शामिल हुए। दर्शक वेशभूषा में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महावीर जयंती पर देशवासियों को बधाई दी है। जैन समुदाय को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। भगवान महावीर ने सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह की शिक्षा देकर मानवता की राह दिखाई। सभी देशवासी अहिंसा को आचरण में ढालें, प्राणियों के प्रति करुणा का संकल्प लें और प्रकृति का संरक्षण करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी महावीर जयंती पर लोगों को बधाई दी। भगवान महावीर की शिक्षाएं हमें शुचिता, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। महावीर जयंती एक समृद्ध, सार्थक जीवन हेतु और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक सुअवसर है। आइए हम भगवान महावीर के आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करते हुए करुणा, दया और सत्य से प्रेरित विश्व के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने भी महावीर जयंती की बधाई दी है।
करते हैं। उन्होंने एक शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण का मार्ग दिखाया। उनसे प्रेरित होकर हम हमेशा दूसरों की सेवा करें और गरीबों और दलितों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। उज्जैन में महावीर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में अलग अलग क्षेत्र से महिला मंडल शामिल हुए, जो कि भजन और गरबा करते हुए दिखाई दिए। वहीं पुरुष भगवान महावीर के भजनों पर नृत्य करते हुए झूमते गाते नजर आए। यात्रा में मंगल कलश के साथ भगवान महावीर चांदी की पालकी में विराजित रहे। और अब कारोबार जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह केंद्रीय बजट अनुमान के 14 लाख करोड़ के मुकाबले 16,60,000 करोड़ से ज्यादा रहा। ये अनुमानों से करीब 16.97% अधिक। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल कॉरपोरेट कर संग्रह 10,04,118 करोड़ रुपए रहा। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में करीबन 16.5% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। गूगल अब विज्ञापन दाताओं के लिए कुछ सर्च विज्ञापनों पर नीले चेक मार्क प्रदर्शित करने का प्रयोग कर रहा है, जिन्हें गूगल विज्ञापनों द्वारा वेरीफाइड किया गया है। ट्विटर और मेटा से प्रेरित होकर ये काम कर रहा है गूगल। पिछले 5 वर्षों के दौरान एनएसई ने कुल 32 ब्रोकरों को किया है डिफॉल्टर घोषित। संसद में दी गई ये जानकारी और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया कि सेबी एक्सचेंज के साथ कुछ मानदंडों के आधार पर दलालों का नियमित निरीक्षण करता है और एक्सचेंजों के नियम और उप नियमों के अनुसार कार्रवाई भी करता है। देश में वित्त वर्ष 2022-23 में फरवरी तक 11 महीनों में 31 लाख टन से ज्यादा स्टील का उपभोग हुआ। पिछले वित्त वर्ष में मार्च तक यह आंकड़ा 30 लाख टन था। आईपीएल क्रिकेट में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रनों से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने होम ग्राउंड एमए चिदम्बरम स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 12 रनों से हरा दिया है। इस सीजन में महेंद्र सिंह धोनी की टीम की ये पहली जीत है। उसे पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। कल खेले गए इस मुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 217 रन बनाए। जवाब में लखनऊ की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 205 रन ही बना सकी। सीएसके की ओर से मोइन अली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। इधर आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मैच में ऋषभ पंत दिल्ली की टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम पहुंचेंगे। दिल्ली ने अपने पहले मैच में लखनऊ के हाथों हार का सामना किया था। इस मैच में दिल्ली को 50 रनों से करारी शिकस्त मिली। इस मैच में दिल्ली के अधिकतर बल्लेबाज फ्लॉप दिखाई दिए। ऐसे में दूसरे मैच में टीम अपनी पहले जीत की तलाश करेगी। गौरतलब है कि इस सीजन ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया के नामचीन बल्लेबाज डेविड वार्नर टीम की कमान संभाल रहे हैं। वहीं गुजरात टाइटंस ने ओपनिंग मैच में चेन्नई को हराकर अपना खाता खोला था। और अब देखते हैं खेल जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। भारत के स्क्वैश खिलाड़ी वीर चोटरानी को एडमंटन स्क्वैश क्लब ओपन के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। वे खिताबी मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त विक्टर ब्रैटस से हार गए। दुनिया में ब्रैटस का 105वां स्थान है। टूर्नामेंट में 8 गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों में से एक के रूप में प्रवेश करने वाले वीर ने फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए लगातार 3 उलटफेर किए थे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए मुकाबले में एवर्टन ने टॉटनहम हॉटस्पर को ड्रॉ पर रोक दिया है। मैच का पहला हाफ गोल रहित रहा, लेकिन दूसरे हाफ में हैरी केन ने मिली पेनल्टी को गोल में बदलकर हॉटस्पर को बढ़त दिलाई। वहीं एवर्टन के माइकल कीन ने 90वें मिनट
में गोल कर टॉटनहम को 1-1 की बराबरी पर रहने पर मजबूर किया। इस मैच में दोनों ही टीम के एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेजा गया। प्रीमियर लीग के सीजन में अपने खराब प्रदर्शन के कारण टॉप 5 की सूची से बाहर चल रही लिवरपूल की टीम के मैनेजर यॉर्गन क्लॉप का कहना है कि वे अभी तक टीम के कोच इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पिछले कई सीजन में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि प्रीमियर लीग के सीजन में अभी तक रिकॉर्ड 12 कोच को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। चेल्सी के अंतरिम मुख्य कोच ब्रूनो सॉल्टर का कहना है कि ग्राहम पॉटर की बर्खास्तगी के बाद ये हम सभी के लिए सबसे मुश्किल 24 घंटे रहे। गौरतलब है कि पॉटर और सहायक कोच बिली रीड ने केवल 31 मैच के बाद रविवार को क्लब छोड़ दिया है। ब्रूनो और रीड ब्राइटन में पॉटर के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे और सितंबर में उनके साथ चेल्सी में शामिल हुए थे। नोवाक जोकोविच ने मायामी ओपन में कार्लोस अल्काराज की सेमीफाइनल में हार के बाद एटीपी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 स्थान पर वापसी कर ली है। सर्बियाई दिग्गज खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व नंबर 1 के रूप में स्टेफनी ग्राफ के 377 सप्ताह के रिकॉर्ड को तोड़ा था। जोकोविच 9 अप्रैल से शुरू होने वाले मोंटे कार्लो मास्टर्स में एटीपी टूर पर लौटने वाले हैं। हालांकि अल्काराज भी मोंटे कार्लो में वापसी करने के लिए तैयार हैं, जहां उन्हें एक बार फिर से नंबर 1 स्थान हासिल करने का मौका मिल सकता है। पूर्व विंबलडन चैंपियन गार्बाइन मुगुरुजा का कहना है कि वे गर्मियों तक टेनिस से ब्रेक लेंगी। स्पेनिश पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी ने इस वर्ष केवल 4 मैच खेले और जनवरी के बाद वे कोर्ट पर दिखाई नहीं दी। 29 वर्षीय मुगुरुजा जो दुनिया में 132वें स्थान पर आ गई हैं, उनका कहना है कि वह मिट्टी और ग्रास कोर्ट को मिस करेंगी। गौरतलब है कि वह 2017 में रैंकिंग पर शीर्ष पर पहुंची थी और 2021 के अंत में तीसरे स्थान पर रही थी, लेकिन पिछले साल वह एक भी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाई। मुगुरुजा ने 2016 में फ्रेंच ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था और 1 साल बाद विंबलडन खिताब अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। सेहत की बात में जानते हैं ब्रेन ट्यूमर के कारण और उसके बचाव के उपाय के बारे में। मस्तिष्क की रसौली यानी ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क की कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि से उत्पन्न होती है। इसके लक्षण रसौली के आकार, उसकी स्थिति और वृद्धि की दर पर निर्भर करते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले ये है कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग हेडेक, मतलब ऐसा सर का दर्द जो कुछ महीनों या कुछ सालों से लगातार हो रहा है और उसकी इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि उल्टियां भी आ रही हैं या ये सर का दर्द शुरू में जब सुबह उठते हैं तो ज्यादा रहता है। इस तरह का सर का दर्द ब्रेन ट्यूमर की तरफ इशारा कर सकता है। इसके अलावा दौरे आ सकते हैं। दौरे भी ऐसा नहीं है कि शरीर में झटके ही आना एक दौरे ही होते हैं। दौरे कई तरह के होते हैं, जैसे आप एबनॉर्मल स्मेल सेंसेशन, आपको एक खुशबू या बदबू अचानक से आने लगी तो ये एक टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का साइन है। इसके अलावा बहुत ही छोटे बच्चों में एक अलग तरह की बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हमाटोमा। उसमें क्या होता है कि बच्चे को अजीब तरह के सीजर्स आते हैं जिसमें कि बच्चा बेवजह हंसता है और हंसते हंसते उसको दौरे पड़ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं जेलास्टिक सीजर्स। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक बीमारी है और कई बार पेरेंट्स इसको नोटिस करते हैं बट सोचते हैं कि ये ऐसे ही है, बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है, ट्यूमर नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका इलाज संभव है और ब्रेन ट्यूमर एक डेथ सेंटेंस नहीं है। जरूरी है कि लक्षणों को नजरअंदाज न करें और विशेषज्ञ को तुरंत दिखाएं। अगर ब्रेन ट्यूमर है तो बाय डेफिनेशन ये ट्यूमर है, मतलब ये नॉर्मल टिश्यू नहीं है। इसका मतलब कि ये बढ़ेगा और इसकी जो बढ़ने की गति है ये काफी होती है। इवन जो बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं उनकी बढ़ने की गति 1 से 2 मिलीमीटर प्रति वर्ष होती है और कई बार ऐसा होता है कि जो ट्यूमर होता है बहुत ही ऐसे हिस्सों में, इंपॉर्टेंट हिस्सों में होता है कि अगर वहां पे। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आपदाओं से निपटने में स्थानीय ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सड़क सुरक्षा परिषद की करेंगे बैठक। सड़क दुर्घटना रोकने और लोगों को जागरूक करने पर बनेगी रणनीति। कल चिकित्सकों को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। चतरा में कल 65 लाख के इनामी 5 नक्सली मारे गए। पुलिस महानिदेशक ने कहा, सुरक्षा बलों के लिए यह बड़ी सफलता। और धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ आज मनाई जा रही है महावीर जयंती। रांची में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा।